हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी विल टॉक अबाउट दी रीडिंग कॉम्प्रेशन स्ट्रेटजीज। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो भी आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ टू क्रैक शॉर्ट एंड लॉन्ग पैसेजेस इन रीडिंग कॉम्प्रेशन। बेसिकली जो कि है फ्रेंड्स स्ट्रेटजीज रहेगा यहाँ पर कि कैसे हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हमने को सॉल्व करना है, किस तरीके से इसको हमें कवर करना है, कैसे इसको हम लोग को फेस करना है फ्रेंड्स। बिकॉज मेरे को पता है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से नहीं है या फिर जो इंग्लिश मीडियम से भी हैं फिर भी स्टिल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्योंकि कैट लेवल काफ़ी टफ होता है। तो फिर मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊँगा कि कैसे आप लोग स्कोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आप लोग को इसके बारे में पूरा स्ट्रेटजी बताऊँगा कि कैसे आप लोग इसमें कवर करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल से समझाऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग इसमें से सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट करके भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वीडियोस बनाएंगे फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि जो है स्कीमिंग फॉर एन ओवरऑल आइडिया मीन्स एक बार मैं आप लोग के लिए यहाँ सामने पढ़ता हूँ कि स्कीमिंग फॉर एन ओवरऑल आइडिया में क्या है। द मेजॉरिटी ऑफ द पैसेजेस यू विल इनकाउंटर ऑन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस ऑफ द कैट विल बी ऑफ मिड टू लॉन्गिश, सो सेव टाइम बाय स्कीमिंग थ्रू द पैसेजेस फॉर एन ओवरव्यू। मतलब फ्रेंड्स, इसमें आप लोग को स्कीमिंग करना रहेगा, मतलब कि जो पैसेज है उसको एकदम से फास्ट एकदम स्कीम करना है कि जो मेजर पॉइंट्स हैं उसको आप लोग को इसमें अंडरटेक करना है या फिर आप लोग इसमें से पॉइंट वाइज इसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर सेकंड है अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट। So if a question asks for a specific detail, don't go back into the passage and read just that line। मतलब कि आपको जो कंटेक्स्ट जो पॉइंट होगा उसी को ही आपको एक बार एम्फेसाइज करके पढ़ना है। द प्रॉपर स्ट्रेटजी इज टू रीड एटलीस्ट 2 sentences बिफोर एंड आफ्टर द लाइन मेंशन इन द क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, ये तो आप लोग सब लोग करते ही होंगे कि मतलब कि यदि जो नहीं करते होंगे उनके लिए बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब मैंने तो काफ़ी इस तरीके से सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस को। तो इसलिए जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने कोई भी क्वेश्चन है तो उसको सबसे पहले यदि आप लोगों को वो क्वेश्चन समझ में आए, वो वर्ड वहाँ से पकड़ लिया आपने और उसके बाद फिर उस वर्ड को आप लोग उसमें पैसेज में खोज सकते हैं। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक है। फिर आप उसके 2 सेंटेंस ऊपर और 2 सेंटेंस नीचे करके आप वो पूरा उसमें से वर्डिंग्स करके देखिएगा तो आंसर आ जाएगा। So this gives you an idea of the actual context and the author's purpose in mentioning it। So friends, यहाँ से आपको ये सेकंड वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। थर्ड है इसमें पॉइंट वाइज है डिले आंसरिंग अनफैमिलियर पैसेजेस टिल द एंड। It means the passages cover a wide variety of subjects from science to social studies to literature. Try answering questions for passages related to your interesting topic. Then try answering questions for the other passages. This will prove to be useful as all the questions in a section carry equal weightage। मतलब कि फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पैसेजेस हैं वो काफ़ी अलग अलग वैराइटीज़ के हो सकते हैं, लाइक सोशल स्टडीज़ के होंगे, लिटरेचर के होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि जो आप लोग के इंटरेस्टिंग डोमेन्स का होगा, लेट्स सपोज इफ़ आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पसंद है तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पहले प्रीफर कर सकते हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड तो कॉमर्स से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो होगा वो आप लोग पहले कवर कर सकते हैं। देन आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उससे आप लोग की स्कोरिंग्स अच्छी होगी क्योंकि ओवरऑल तो इसमें सबके मार्क्स इक्वल वेटेज के होंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो फिर यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि कैसे कैसे इसको करना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि और इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने यही बता दिया आपको कि ये इक्वल वेटेज का है यहाँ पर। तो और फिर दूसरा यहाँ पर अब ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग व्हाट द क्वेश्चन रिक्वायर्स एज एन आंसर। मतलब कि क्वेश्चन आप लोग के सामने से मांग क्या रहा है। अ लॉट ऑफ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज cluttered around the actual question in the GRE or CAT reading comprehension questions, so it is important that you simplify break down the question to understand what the question requires for an answer। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यही है कि इसमें आप लोग करेंगे क्या कि जो क्लटरिंग जो हो जाती है, क्वेश्चंस इतने सारे हो जाते हैं और इतने लंबे लंबे पैसे हो जाते हैं कि आप लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि इसमें आप लोग का आंसर कहाँ छुपा हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पर यही बोलना चाह रहा है कि इसमें आप लोग क्या करते हैं, जो क्लटरिंग है उसको आप लोग को हटाना है और सिंप्लीफाई करना है ब्रेक डाउन द क्वेश्चंस करते हुए। तो ये आप लोग को बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर डू नॉट लेट योर प्रॉपर नॉलेज ऑफ अ टॉपिक डिसाइड योर आंसर फॉर अ क्वेश्चन। मतलब कि आप लोग के पास कोई प्रायर नॉलेज है, प्रायर इन्फॉर्मेशन है तो उसको वहाँ पे आपको पकड़ के नहीं रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है कि उसके रिलेटेड भी होगा लेकिन क्या पता वो क्वेश्चन उसमें रेलेवेंट ही ना हो या उसका जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे इरेलेवेंट हो। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान से देखना है क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन ही नहीं कर रहा होगा। उसके फिर क्या है, द कैट और एनी एग्जाम डज नॉट रिक्वायर
you to have any prior knowledge on the topic that you are reading as part of the reading comprehension. So it is important that you don't allow your subjective opinions on any topic to decide your answer for a question. मतलब कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी नॉलेज होने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पर आप लोगों के लिए कैट लेवल पे, या जो भी ज़ायर स्नैप IFT या जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, UPSC हो गया जैसे या IBPS हो गया, RRB हो गया, SSC हो गया, तो इसमें आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रिस्पेक्ट में आप लोगों को कोई नॉलेज चेक नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज है उसको अच्छे से देखना है, उसके बाद ही आप लोग को आंसर्स देना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अब जो 6 पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है आइडेंटिफाई हाउ पैसेज वोकेबुलरी इज यूज्ड इन द वर्ड। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि पैसिव वोकेबुलरी कैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है वो चीज़ हम लोग को सबसे पहले एम्फेसाइज करना होगा। फ्रॉम द पैसेज एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट योर वर्ड इन दैट स्पेस बेस्ड ऑन द सेंटेंस इन वोकेबुलरी इन कंटेक्स्ट क्वेश्चंस unplug context, ठीक है। then try to look for an answer choice that is equivalent in meaning to try your predicted word, ठीक है फ्रेंड्स। your knowledge of passive vocabulary plays a vital role in your performance in such questions। so फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब कि यही है कि जो vocabulary है फ्रेंड्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को वर्ड्स याद करने होंगे, क्योंकि वर्ड्स याद नहीं होंगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो यही है कि आप लोग को vocabulary जो कि एनमेट हो गया या GRE हो गया, तो उसके बहुत सारे वोकेबुलरी की हमारे पास बुक्स हैं, PDF हैं। तो जो भी जिनके पास बुक्स नहीं होगी वो हमारे ग्रुप चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक का भी है, इंस्टा भी है, तो उसमें से आप लोग सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके वहाँ से सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसमें से आप लोगों को ये ईजी होगा कि कैसे आप लोग ये सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फिर इसमें यही बोलना चाह रहा है कि दैट इज़ इक्विवेलेंट इन मीनिंग। तो यदि आप लोग को ये समझ में आ गया कि मीनिंग जो है इसका मीनिंग इक्विवेलेंट होगा, तभी आप लोग इसमें से कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो और उसके बाद फिर क्या है कि 7th पॉइंट क्या बोल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे, फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ मल्टीपल आंसर्स इवेल्युएट ईच आंसर चॉइस इंडिविजुअली। तो ये मल्टीपल चॉइस विथ मल्टीपल आंसर्स कभी कभी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन आजकल काफ़ी रेयर आते हैं एग्जाम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से। बट इसको भी क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोगों को इवेल्युएट करना होगा हर एक आंसर्स को इंडिविजुअली, मतलब कि एलिमिनेशन करना होगा। यदि एलिमिनेशन आप करते हैं तभी जाके आप लोग का इसमें आंसर आएगा। तो एलिमिनेशन में करना क्या होता है कि आप लोगों को एक एक चीज़ों को आप लोग को देखना होगा फ्रेंड्स। तो फिर एलिमिनेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलिमिनेशन करना होगा फ्रेंड्स आप लोगों को, फिर उसके बाद ही आपके आंसर्स आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स और फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, so in multiple choice questions with multiple answer there will be 3 answer choice given and you are required to select whichever answer is applicable. Hence at that times all 3 options can be correct answers. So it is important to validate each answer choice by comparing the information presented in the passage। मतलब कि पैसेज के जो सारे पॉइंट्स हैं उसको आपको देखना पड़ेगा, सारे पॉइंट्स को मेंशन करना पड़ेगा, तभी आप जाके आप इसमें से आंसर निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अभी 8th पॉइंट हमारे पास है, इफेक्टिव नोट मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यही बोलना चाह रहा हूँ मैं कि यदि आप लोगों के पास कुछ पेजेस हैं, इफ़ यू हैव सम पेजेस नोट पैड समथिंग लाइक दैट, देन यू हैव टू मेक सम नोट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स, सो दैट इसमें जो भी होगा, जो प्रॉपर आइडिया होगा, मेन आइडिया होगा, वो वहाँ से आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। तो इसमें एक बार मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूँ कि इसमें मैंने लिखा गया है, एज यू रीड द पैसेज एक्टिवली फोकस ऑन द मेन आइडिया। मतलब कि फोकस करना हमें मेन आइडिया, मतलब पैसेज बोलना क्या चाह रहा है फ्रेंड्स। यदि आप लोगों को ये समझ में आ जाता है कि पैसेज में बोलना क्या चाह रहा है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, उसके क्वेश्चंस आपके प्रॉपरली बन जाएंगे। एंड मेक प्रॉपर नोट्स इन द स्क्रैच पेपर विल बी प्रोवाइडेड टू यू। मतलब कि आप लोगों को एक पेपर या 2 पेपर मिल जाएंगे, तो उसमें से आपको एक नोट पॉइंट्स लिखते जाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फोकस ऑन द ट्रांजिशंस टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन द पैसेज। मतलब कि जो ट्रांजिशंस होंगे ना फ्रेंड्स, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस होते हैं, तो वो आप लोग को पकड़ के रखना है कि कैसे आप लोगों को उसमें से क्या होगा कि क्वेश्चंस बन जाते हैं, पक्के क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसी पॉइंट्स वाइज से हमें उसमें से क्वेश्चंस को निकालने हैं।
तो उसमें से आंसर्स आपके आएंगे और तरीके से आपके आंसर्स आ जाएंगे फ्रेंड्स। फिर मेक नोट्स यूजिंग कीवर्ड, सिंबल्स और एब्रीविएशंस, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम आप लिखते रहेंगे, आप लोगों को कीवर्ड, शॉर्टकट, सिंबल्स ऐसे करके लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को टाइम भी बचना है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग को मैं बोलूँगा कि जैसे कि 4 to 5 मिनट्स 6 मिनट्स में आप लोगों को सारे एक पैसेज कर लेना है, मतलब एक पैसेज में आपके 3 to 4 क्वेश्चन होंगे और आपको 6 मिनट्स तक में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब एक पैसेज को आपको 6 मिनट्स तक में आपको सारे सॉर्ट आउट कर लेने हैं फ्रेंड्स। अभी जैसे कि कैट का जो लेवल है उसमें 120 मिनट्स आएंगे, 120 मिनट्स के होंगे, तो क्वेश्चंस बहुत ही टफ तो नहीं होंगे फ्रेंड्स, बट मिड लेवल के होंगे इस बार का। तो अब 9th पॉइंट यहाँ पे यही है कि अवॉइड आंसर चॉइसेस विच आर टू ब्रॉड और टू स्पेसिफिक, मतलब कि हमें जनरलाइज करना है, यहाँ पे एकदम टू ब्रॉड नहीं होना है, स्पेसिफिक भी नहीं होना है और मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स में नहीं जाना है। सो यहाँ पर इसमें मैं पढ़ लेता हूँ कि एक बार क्या लिखा है हमने इफ द ऑथर इन द पैसेज हैज जनरलाइज समथिंग एंड द ऑप्शन टेंड्स टू बी टू स्पेसिफिक और वाइस वर्सा, इट इज मोस्टली अ ट्रैप आंसर चॉइस। तो फ्रेंड्स हमें कभी भी ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि ट्रैप वाले क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं जो कि टू स्पेसिफिक होगा या फिर टू एकदम से मतलब कि एक्सट्रीम पॉइंट्स वाले चीज़ें होंगे, तो उसमें हमें अवॉइड करना है, मतलब ऑप्शंस को ऐसे को हमें एलिमिनेट करना है। बी केयरफुल विद आंसर चॉइसेस दैट यूज वर्ड्स लाइक ओनली, नेवर, ऑलवेज, हार्डली, तो मतलब कि इस टाइप के पॉइंट्स को हमेशा इग्नोर करना है चॉइसेस में, कंप्लीटली एक्सेट्रा, दैट्स यूजुअली एन एक्सेप्शन टू द रूल, क्योंकि ये हमेशा ही इस पॉइंट्स में क्वेश्चंस में रहेंगे ही नहीं फ्रेंड्स। 10th पॉइंट मैंने लिखा है डोंट एज्यूम थिंग्स विदाउट अ प्रॉपर बेस, मतलब कि आप कभी भी कुछ भी एज्यूम ही नहीं करना है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप एकदम से ब्लैंक माइंड जाएंगे, ओपन माइंड जाएंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, मतलब पूरा रीड करने के बाद ही करना है, अदरवाइज आप लोग क्या होगा, ट्रैप हो जाएंगे फ्रेंड्स। मतलब कि यू हैव, आई नो कि आप लोगों ने काफ़ी चीज़ पढ़ा होगा, जीके किया होगा, ये किया होगा, बट यहाँ पे आप लोगों को अपना पहले का कोई अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज नहीं लगाना, इसमें आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे रीड करना है, उसके फिर उसके आंसर्स निकालने हैं। तो इसमें है एन इन्फ्रेंस इज डिफरेंट फ्रॉम एन एजम्पशन, एन इन्फ्रेंस इज अ डिडक्शन दैट इज मेड यूजिंग द इन्फॉर्मेशन दैट इज बीन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द पैसेज, मतलब कि ये इन्फ्रेंस और डिडक्शंस वाले जो क्वेश्चन है, एजम्पशंस वाले क्वेश्चन है, वो भी हमेशा कैट और जैट में आ जाते हैं। तो इसी के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि एन इन्फ्रेंस इज अ डिडक्शन दैट इज मेड यूजिंग द इन्फॉर्मेशन दैट हैज बीन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द पैसेज, मतलब कि इन्फ्रेंस वो चीज़ है जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड किया होगा आपको पैसेज में और उसके बारे में हमें बताया गया हुआ है, तो उसमें से इन्फ्रेंस निकला फ्रेंड्स। तो एजम्पशन तो डिफरेंट चीज़ हो गई, तो डिफरेंट चीज़ एजम्पशन क्या है कि एजम्पशन माइट involve bringing any information not related to the passage or information related to your subjective options opinions, मतलब कि assumptions में क्या होगा कि आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं यहाँ पर, सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, आपका ओपिनियन क्या है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको वो एजम्पशन जो है पैसेज की रिलेट में लाना है। इफ़ योर एजम्पशन डज नॉट हैव कॉन्क्रीट बेस फ्रॉम द पैसेज, इट इज़ बेटर टू गो बाय इट, इट इज़ बेटर नॉट टू गो बाय इट, मतलब कि यदि आपका एजम्पशन प्रॉपर एकदम से लग नहीं रहा है कि कहते हैं वो सही होता होगा कभी ना, तो फिर आपको ट्राई करना है उसको अवॉइड ही करना है। मतलब इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन एजम्पशन वाले क्वेश्चन को आप लोग को हाथ भी नहीं लगाना है यदि आप लोग को लगता है कि आप उसमें आपके परफेक्शनिस्ट नहीं आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अब बताऊंगा कि क्रैकिंग एन आरसी इफेक्टिवली रिलाइज ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, मतलब कि जो आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसको क्रैक करने के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले है कि कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन, मतलब कि कॉम्प्रीहेंड करना है, मतलब कॉम्प्रीहेंड मतलब कि उसको पूरा समझना है, कॉम्प्रीहेंड करना है, रिटेन करना है उसको, और उसके बाद क्या है एफिशिएंट एनालिसिस एंड एक्यूरेसी ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कि फ्रेंड्स देखिए आप लोग के क्वेश्चंस तो लिमिटेड है लेकिन टाइम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा आपको कैट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को प्रॉपर एनालिसिस करना होगा और उसके फिर क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उसको एक्यूरेसी बढ़ानी होगी, स्पीड भी मैटर करेगा यहाँ पे, मतलब कि आप लोग को रीडिंग स्पीड में काफ़ी ज़्यादा टाइम करना पड़ेगा। लेट्स सपोज आप हिंदू वगैरह पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड्स मतलब कि आप लोग को न्यूज़पेपर तो हमेशा ही पढ़ते रहना होगा, तभी जाके आप लोगों के क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया था कि कहते हैं पढ़ने के लिए आप लोग कहते हैं हिंदू है, द हिंदू पेपर है, तो हिंदू पेपर को आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर इसमें क्या होगा कि स्पीड भी बढ़ानी, मतलब कि आप लोग को स्पीड भी चेक करना है कि कैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं बाय मतलब रीडिंग द न्यूज़पेपर। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे नॉवेल्स हैं, तो नॉवेल्स में तो फ्रेंड्स मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोग वही पढ़ें जो कि आप लोग के काम आ सकता है, क्योंकि अभी पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बोलूँगा कि हिंदू तो आप लोग को ज़रूर से पढ़ें, क्योंकि द हिंदू जो है वो आप लोग के हमेशा काम आएगा। उसके बाद फिर क्या है, एज यू कैन सी द फर्स्ट टू फैक्टर सेम टू कॉन्ट्राडिक्ट द थर्ड वन, दिस डायलेमा कैन बी रिजॉल्व बाय फॉलोइंग दिस टिप्स, मतलब कि जो कॉम्प्रिहेंशन और रिटेंशन करने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग सकता है और एफिशिएंट एनालिसिस भी करना टाइम लग सकता है, रीडिंग स्पीड जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, तो उसके लिए मैं क्या बोलना चाहूँगा कि यू हैव टू रीड डाइवर्स थिंग्स लाइक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स हो गया, और फिर उसके बाद फिर मैगजीन्स हो गया। तो मैगजीन्स आप लोग को तो फ्रेंड्स अलग अलग तरीके के पढ़ने हैं, जर्नल्स आर्टिकल्स हो गए, बुक्स एक्सेट्रा,
तो फिर फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे जर्नल्स या फिर मैगजीन्स है वो अलग अलग तरीके के पढ़ने हैं, जैसे कि फिक्शंस हो गए, फिलॉसफी हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत जरूर से पढ़ना है। यदि जो आपका इंटरेस्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपको थोड़ा अवॉइड करना होगा, आप लोगों को अलग अलग थीम्स के पढ़ने होंगे पैसेजेस, तभी जाके आप लोग के आएंगे। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा कि EPW जो है, EPW से आप लोग क्या कहते हैं पढ़ सकते हैं, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप से जो आते हैं। उसके फिर द गार्जियन एक है, तो गार्जियन के भी जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो गार्जियन से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो बिल्डिंग योर वोकेबुलरी, तो वोकेबुलरी को मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ, क्योंकि बिना वोकेबुलरी की तो फ्रेंड्स आप लोग कर ही नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही है कि वोकेबुलरी तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वोकेबुलरी के लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा कि जो भी जैसे एनमेट हो गया, GRE हो गया, इसके अलग अलग के उसके पूरे मॉड्यूल्स हैं, तो आप लोग वो जरूर से करिएगा। यदि आप लोगों के पास उसकी PDF नहीं है तो आप लोग मेरे ग्रुप में आके आप उसमें मांग सकते हैं, मैं आपको एनी टाइम आपको दे दूंगा। तो फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसा टाइप के बहुत सारे वीडियोस बनाते रहूँगा जो कि पूरे कॉम्पिटिशन लेवल के होंगे, और अपने फ्रेंड्स को जरूर सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। फिर उसका फिर है रिमेन फोकस्ड वाइल रीडिंग, मतलब कि आप लोग को जब जितना टाइम भी पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स 4 या 5 मिनट का, तो पूरा फोकस वे में पढ़ना है, तभी जाके आप लोग का क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, क्योंकि जरा सा भी आप डेविएट किए तो क्वेश्चन जो होंगे वो नहीं बन पाएंगे। फिर डेली प्रैक्टिस एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस आर रिक्वायर्ड हियर, तो यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि जी ये 2 दिन में 2 दिन के समय हो जाएगा, या फिर एक एक दिन छोड़ के करेंगे, अल्टरनेट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फ्रेंड्स जो कि अल्टरनेट करते हैं, मतलब कि एक दिन छोड़ा, दूसरा दिन किया, तीसरा दिन किया, चौथा दिन नहीं किया, तो वैसे करने से नहीं होगा। इसमें आप लोगों को डेली कम से कम 4 to 5 पैसेजेस करने होंगे, तभी जाके आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि आप लोगों को डेली जो है 4 to 5 पैसेजेस मिनिमम है ये फ्रेंड्स, है ना, मतलब कि 4 to 5 पैसेज तो आप लोग को करने ही करने हैं, जो कि पूरे हाई लेवल के होने चाहिए, तभी जाके आप लोग के क्वेश्चंस बनेंगे। तो 4 to 5 पैसेजेस जो होंगे वो करने हैं आप लोग को पहले, तो 4 to 5 पैसेजेस करेंगे डेली, तब जाके आप लोग के क्वेश्चंस ये बनेंगे। सो फ्रेंड्स सबसे उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैसेज के एनालिसिस कैसे करनी है। अ गुड पैसेज एनालिसिस इनेबल्स यू टू आंसर क्वेश्चंस इन अ फ्लैश, सिंपली स्टेटिंग इट मीन्स गोइंग थ्रू द पैसेज एज अ डिटेक्टिव एग्जामिन्स the crime scene with his magnifying glass to find the essential cues. The cues in your case are the ideas that the author intends to convey in every paragraph of the passage. It is important for you to identify these ideas and take a mental note of them. तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो यही है कि आप लोग को पैसेज को एनालिसिस कैसे करना है, मतलब स्कीमिंग वाला जो फर्स्ट पॉइंट था वो स्कीमिंग आपको यहाँ पे करना होगा। स्कीमिंग करेंगे तभी जाके ये पॉइंट्स आपके बनेंगे। और स्कीमिंग कैसे करना है मैंने आपको पहले बताया है कि आप लोग को नोट डाउन करते जाना है। तो स्कीमिंग करते करते आपको सारे क्वेश्चंस बनाते जाने हैं, और उसके बाद पूरा पैसेज रीड करना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो ये पॉइंट बोलना चाह रहा है कि इट मीन्स गोइंग थ्रू अ पैसेज एज अ डिटेक्टिव एग्जामिन्स द क्राइम सीन विथ हिज मैग्नीफाइंग ग्लास टू फाइंड द एसेंशियल क्यूज, मतलब कि आप लोग को वैसे करना कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मतलब एसेंशियल क्यूज जो होंगे ना फ्रेंड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपने जब वो क्यूज निकाल लिया उस क्वेश्चन का या उस पैसेज का, तो आपसे ये इजीली ये जो होंगे पैसेजेस और आंसर्स, मतलब ऑथर बोलना क्या चाह रहा था, व्हाट द ऑथर इंटेंट्स टू कन्वे फ्रॉम द एवरी पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, ये आप लोगों को सबसे पहले एनालिसिस करना है। मतलब एनालिसिस के क्वेश्चंस हमेशा आ जाते हैं कि व्हाट द ऑथर वांटेड टू से इन दिस पैसेज, व्हाट द ऑथर कॉम्प्रीहेंड इन दैट पैसेज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और इस टाइप के पर्टिकुलर पैसेजेस को आपको प्रॉपरली अच्छे से करना होगा, तब जाके इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए अब ये देखते हैं कि हाउ टू अप्रोच डिफरेंट आरसी टाइप क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पैटर्न्स होते हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे को पता है ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, बट आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे, 30 मिनट्स का ही ये वीडियो होगा, बट आप लोग पूरा इसमें समझ सकेंगे कि कैसे तरीके से क्वेश्चन करना है। मैं लास्ट में आप लोगों को आरसी के टोन्स भी बताऊंगा, तो प्लीज़ आप ये वीडियो चैनल को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आरसी टोन्स ही बताने वाला हूँ फ्रेंड्स आपको लास्ट में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो हमेशा 2-4 क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं, हाउ टू अप्रोच डिफरेंट आरसी क्वेश्चन टाइप्स को। द स्ट्रेटजी टू फॉलो फॉर ईच आरसी क्वेश्चन टाइप इज डिस्कस्ड एज फॉलोज। बिग पिक्चर क्वेश्चंस, these questions are based on the overall content of the passage and check your overall understanding of the passage. These are mostly in the following forms: main idea, main point, central theme question, structure and organization, tone and attitude of the author of the passage, title of the passage। मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस वो बिग पिक्चर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्या होगा कि
पूरा मोटा मोटा ओवरव्यू देना है। मतलब ओवरव्यू आप जब तक पूरा कोई पैसेज नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा, मतलब मेन आइडिया क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, टोन क्या है। तो टोन जो होगा मैं आप लोग को लास्ट में बताने वाला हूँ, और टाइटल वाला जो होगा वो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, जैसे कभी जैसे मतलब कि वो आपके प्रैक्टिस के बेस में आएगा। विद द राइट एनालिसिस ऑफ द पैसेज यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस विदाउट रेफरिंग टू द पैसेज अगेन। मतलब कि बिना सेकंड टाइम भी पढ़े आप लोग इसके एनालिसिस के बेस पे ही आप लोग इसके क्वेश्चंस को आप बता पाएंगे फ्रेंड्स। टाइप 2 में है फ्रेंड डिटेल क्वेश्चंस। तो डिटेल क्वेश्चंस में क्या बोलता है, दिस आर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस, एग्जांपल्स फॉर दी क्वेश्चंस आर टाइप एज फॉलोज, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। मतलब पर्टिकुलर पैसेज के बारे में होगा, तो पर्टिकुलर पैसेज का होगा तो इजीली आप लोग उसमें जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा उसको आप लोग वो पैसेज को पूरा या तो पूरा पढ़ लीजिए, या फिर हो सकता है कि कभी एक लाइन दिया होगा तो या वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन या पर्टिकुलर लाइन बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो उसमें से आपको उसके आगे ऊपर के 2 लाइन्स और उसके नीचे के 2 लाइन्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आपको आंसर इजीली आ जाएगा। तो व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि इन्फर्ड मतलब होता क्या है। द ऑथर ऑफ द पैसेज इज मोस्ट लाइकली टू एग्री डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो सिंगल लाइन होंगे, पैराफ्रेज द गिवन लाइन और सेगमेंट फ्रॉम द पैसेज, मतलब कि आपको पैराफ्रेजिंग करना होगा। वो पैराफ्रेजिंग भी, पैराफ्रेजिंग मतलब कि जैसे जो लाइन लिखा हो उसको आप लोग उसका सिनोनिम्स टाइप से कैसे लिख सकते हैं। वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, तो वोकेबुलरी के लिए तो आपको फ्रेंड्स वोकेब पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो फैक्चुअल्स होंगे, मतलब कि आपको वो फैक्ट दिया होगा, डेटा दिया होगा वहां से, तो उसमें से आपको क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये जो डिटेल क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े ज़्यादा ईजी होते हैं, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा बहुत आगे ऊपर नीचे पढ़ के आप लोग इसमें से आंसर्स निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन योर रिटेंशन एबिलिटी, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द राइट सेक्शंस ऑफ द पैसेज फ्रॉम वेयर दिस क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। द अबव स्टेटेड सब टाइप्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। इन्फ्रेंस क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि इन्फ्रेंस मतलब कि उसमें से बोलना क्या चाह रहा है, मतलब कि डिटेक्ट क्या हो रहा है आफ्टर रीडिंग द पैसेज। इन्फ्रेंस रिफर्स टू द रीजनिंग इन्वॉल्व इन ड्रॉइंग अ कंक्लूजन, मतलब कंक्लूड क्या करना चाह रहा है, और लॉजिकल जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो फ्रेंड्स इसमें यही चीज़ है कि आप लोग को लॉजिकल डिडक्शंस निकालना होगा, फिर वो डिडक्शन से बेस में ही आप लोग इसका आंसर्स निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो लॉजिकल जजमेंट होना है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात हो रही है यहाँ पे, एंड प्रायर कंक्लूजन्स तो है ही है फ्रेंड्स, रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। यू नीड टू ड्रॉ आउट कंक्लूजन्स दैट आर रिलेट टू द पैसेज। द कॉमन मिस्टेक कमिटेड हियर इज टू सिलेक्ट एन आंसर ऑप्शन दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पैसेज। मतलब कि फ्रेंड्स बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जो पैसेज के स्कोप में भी नहीं होता है और उसको टिक कर देते हैं। हियर अगेन प्रैक्टिस बिकम्स द की, मतलब कि आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आंसर्स आपके सही होंगे, उतने आपके एक्यूरेसी बढ़ेगी फ्रेंड्स। तो ये जो कैट हो गया या और भी जो जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वो सारा एक्यूरेसी का ही मैटर कर रहा है। तो यदि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तभी जाके आप लोग अच्छा कर सकेंगे फ्रेंड्स। तो उसके बाद फिर मैं आप लोग को ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऑथर एग्री डिसएग्री क्वेश्चन, जो ऑथर एग्री और डिसएग्री क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं कि मतलब कि क्वेश्चंस में होगा कि भाई कि ऑथर एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इज द ऑथर एग्रीइंग द क्वेश्चंस और नॉट, इज द ऑथर डिसएग्रीइंग द पर्टिकुलर स्टेटमेंट और नॉट। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं वो इसमें मैं बताना चाहूँगा आप लोग को। तो फ्रेंड्स दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन 2 ways, आइदर द क्वेश्चंस setter might give a statement based on the overall sentiment of the passage, or he might give a statement based on specific aspects of the passage. It tests your ability to comprehend minute details। मतलब कि इसमें आप लोगों को क्या बोल रहा है कि आप लोग को minute details निकालने के लिए बोल सकता है। तो फ्रेंड्स ये minute details वाला जो चीज़ होता है ना फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग को पर्टिकुलरली थोड़ा सा इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। यू नीड टू गो थ्रू द डायरेक्शंस केयरफुली एज मल्टीपल केसेस आर पॉसिबल हियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे उसमें आप लोग को प्रॉपरली अच्छे से देखना होगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल केसेस के आंसर्स हो सकते हैं कि मतलब कि आप लोग को लग सकता है पॉसिबिलिटीज़ वाले जो क्वेश्चन हैं ये सारे। ही माइट आस्क यू द स्टेटमेंट द ऑथर एग्रीज विद, द स्टेटमेंट द ऑथर डज नॉट एग्री विद, द स्टेटमेंट ऑफ द ऑथर डज नॉट डिसएग्री विद दिस एक्सेट्रा। मतलब कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्री डिसएग्री पे। तो वो क्वेश्चन का ये सारे माइन्यूट डिटेल्स में डिपेंड करता है कि थोड़ा थोड़ा आपको डिटेलिंग में जाना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन को, तभी जाके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों के सामने अपने वेरियस आरसी पैसेज टोन्स लेकर आ गया हूँ, जो कि आरसी पैसेज टोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये हमेशा ये जो क्वेश्चन ये जो वर्ड्स हैं यदि आपने कर लिया तो इसमें से 70 to 80% चांसेस हैं, या 90% ही बोल सकते हो कि ऐसे ही पैसेज के टोन्स रहेंगे और इसमें से आपको आंसर्स आ जाएंगे। तो मैं एक बार आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूँ इसको, और आप लोग भी इस वीडियो को पॉज करके देख लेना, समझ लेना कि कैसे इसमें करना है, या फिर वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो। मेरे सामने एक साथ पढ़ लेते हैं पॉसिबल टोन्स क्या हैं। जैसे पहला है एसर्बिक। एसर्बिक मतलब होता है हार्श, सिवियर, बिटर, एग्रेसिव, फोर्सफुल, टेंडिंग टुवर्ड्स अनप्रूव्ड ऑफ ऑफेंसिवनेस, एंग्री,
indignant, apathetic, emotionless, not interested, concerned, indifferent, unresponsive, apologetic, expressing remorse, regret, sorrow for having failed, injured, insulted, or wronged another, belligerent, aggressively hostile, bellicose, biased, favoring one thing, person, group ओवर अनदर फॉर पर्सनल रीजंस, कॉस्टिक, बाइटिंग, एसर्बिक। सो फ्रेंड्स ये जो थोड़े थोड़े हैं ये आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उसके बेस पे ये क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि आरसी टोन्स में जैसे क्वेश्चंस में आ जाता है फ्रेंड्स कि आरसी टोन्स क्या है, इसका पार्टिकल पैसेज टोन्स क्या है, तो उसमें से ये क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद फिर मैं आप लोग के लिए और ये जो लिखा हूँ यहाँ पर है, यूफेमिस्टिक, सब्सटीट्यूशन ऑफ माइल्ड, इनडायरेक्ट और वेग एक्सप्रेशन फॉर वन थॉट टू बी ऑफेंसिव, हार्श और ब्लंट, grandiose, more complicated, elaborated than necessary, pompous, humanistic, evincing keen interest in human affairs, nature, welfare, values, humorous, funny and amusing, introspective, introspecting तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, consider one's own internal state of feelings, मतलब कि इंटरनल स्टेट ऑफ फीलिंग्स को देखना समझना, अपने अंदर की और झांकने वाला चीज़ को इंट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। इनसेनेडरी, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, लॉडेटरी, प्रेजिंग, एक्सटॉलिंग, अपलॉडिंग, मतलब कि लॉडेटरी मतलब कि बहुत ही अच्छा हो गया, आप मतलब अपलॉड करते हैं लोगों को ना, कि मतलब बोलते हैं कि भाई अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया, इस टाइप के लॉडेटरी हो गया। मोटिवेटिंग, इम्पेलिंग, इंसाइटिंग, तो मोटिवेट करते हैं हम लोग किसी को ना, जैसे इंस्पायर करते हैं तो मोटिवेटिंग हो गया। फिर ऑब्सिक्यूअस, फाउंडिंग, शोइंग सर्वाइल कॉम्प्लेसेंस, फ्लैटरिंग या डिफरेंट, मतलब कि फ्लैटर कर देते हैं, मतलब लोगों को बोलते हैं कि मतलब कि शोइंग सेवरल कॉम्प्लेसेंस, मतलब ज़्यादा ही कुछ बताने वाला चीज़ों को हो गया ऑब्सिक्यूअस। उसके बाद है कॉमिसरेटिंग, फीलिंग, एक्सप्रेसिंग सोरो फॉर एम्पैथेटिंग विथ पिटी। फिर उसके बाद फिर है कंडेसेंडिंग, इसका मतलब होता है पैट्रोनाइजिंग, शोइंग, इम्प्लाइंग पैट्रोनाइजिंग डिसेंट फ्रॉम डिग्निटी, सुपीरियरिटी, तो मतलब सुपीरियरिटी मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना या बढ़ावा देना, सुपीरियर फील कराना, इसको बोलते हैं कंडेसेंडिंग। फिर है कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस मतलब एक्सप्रेसिंग कंटेंट, डिसडेन। तो फ्रेंड्स कुछ वर्ड्स जो है मैं आप लोगों को थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, जैसे कंटेम्प्ट वगैरह, ये सारे वर्ड्स आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। सिनिकल, सिनिकल वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेइंग अ बिलीफ दैट पीपल आर ऑलवेज सेल्फ सीकिंग एंड नेवर एल्ट्रिस्टिक इन देयर एक्शंस, मतलब कि वो सेल्फ सीकिंग होते हैं और अपने आप को ही वो करने देखते हैं कि वही है सब कुछ। डेरिसिव, अनकाइंड एंड डिस्प्लेइंग कंटेंट, डिस्पैरेजिंग, स्पीक स्लाइटिंगली, डेप्रिसिएटिंग, बिलिटलिंग, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं। डॉगमेटिक हो गया, असर्टिंग ओपिनियंस इन एन एरोगेंट मैनर, इम्पेरियस, डिक्टेटोरियल। तो फ्रेंड्स ये जो वर्ड है ना फ्रेंड्स, तो इसमें सारे ये वर्ड्स हो गए थे हमारे पास में। डेरिसिव, अनकाइंड एंड डिस्प्लेइंग कंटेंट, डिस्पैरेजिंग, स्पीक स्लाइटिंगली, ये सारे वर्ड्स हो गए थे हमारे। एथिकल, डीलिंग विथ प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरलिटी, ऑनेस्ट, राइटियस। पेडेस्ट्रियन, लेकिंग वाइटलिटी, इमेजिनेशन, डिस्टिंक्शन, मतलब कि यहाँ पे आप कोई भी एक वर्ड समझ जाएंगे, जैसे पेडेस्ट्रियन है, इसमें इसका मतलब होता है इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन होगी अपने पास में। पॉपुलिस्ट, इगैलिटेरियन, परटेनिंग टू द करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन पीपल, वर्किंग क्लास। तो फ्रेंड्स ये जो है ये पॉपुलिस्ट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोवैक्टिव, प्रोवोकेटिव, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है। इंसाइटिंग, स्टिमुलेटिंग, इरिटेटिंग, वैक्सिंग, रोमांटिक, फैंसीफुल, इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक, सरकास्टिक, हार्श, बिटर, डिरेसिव, टॉन्टिंग, टॉन्टिंग, ये वाले वर्ड्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। स्नेयरिंग, कटिंग रिमार्क्स, सटारिकल, ये सटारिकल भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयरनिकल, जो कि आयरनिकल सेंटेंस देते हैं, मतलब कि आपको टॉन्टिंग वाला जो चीज़ होता है, मतलब कि जो आप लोग को बोल रहे हैं कि जी ऐसा होना चाहिए, बट वो ऐसा होता नहीं, और फिर आप उसको बस बोल रहे हो, टाइम पास में बोल रहे हो। रिडिकुलस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं। स्पेकुलेटिव भी आ जाते हैं जनरली। द थियोरिटिकल रादर देन प्रैक्टिकल, मतलब कि स्पेकुलेट कर रहे हैं, जैसे हम लोग मतलब थ्योराइज कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, वो प्रैक्टिकल तो है ही नहीं, वो सिर्फ थॉटफुल है, रिफ्लेक्टफुल, हाइपोथेटिकल चीज़ें बोल रहा है। फिर टेक्निकल यूजिंग टर्मिनोलॉजी और ट्रीटिंग सब्जेक्ट मैटर इन अ मैनर पिक्यूलर टू अ पर्टिकुलर फील्ड एज अ राइटर और अ बुक, मतलब कि बंदा जो होगा वो टेक्निकल अप्रोच लगा रहा है। फिर है विट्रियोलिक, फुल ऑफ एंगर एंड हैट्रेड, तो विट्रियोलिक मतलब है कि एंगर होगा उसके में, हैट्रेड होगा। फिर है विट्यूपरेटिव, क्रूअल एंड एग्री क्रिटिसिज्म। तो ये सारे वर्ड्स हो गए फ्रेंड्स हमारे पास आरसी टोन्स के। सो फ्रेंड्स आई होप मेरा चैनल और ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ फॉरवर्ड एंड शेयर दिस
वीडियो चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम आवर चैनल। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग यदि कुछ भी डाउट्स होंगे या कुछ भी आप लोग को स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल्स में और मेरे इंस्टाग्राम वगैरह को फॉलो करके वहाँ पर भी आप अपने पर्सनल डाउट्स भी मुझे शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।